कैपेसिटर से स्टार्ट करते हैं, वही जो एक लेक्चर आपका लिए थे। कैपेसिटर से फिर से स्टार्ट कर दे रहे हैं, कुछ नए बच्चे भी हैं, है ना। कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर जो है तुम्हारा थर्ड, मतलब अगर रेफरेंस बुक से आप देखेंगे तो फोर्थ चैप्टर है, और एनसीईआरटी से देखोगे तो सेकंड चैप्टर है, ठीक है। तो कैपेसिटर जो होता है वो आपका एक टाइप का डिवाइस होता है। डिवाइस मतलब समझ रहे हैं, उपकरण, जो कि क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है, या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। जैसे ये फैन है, आपने फैन खोला होगा, कुछ लोग घर में अपने ही मैकेनिक होंगे, भले 10 रुपया ना पाए हो बनाने का, करंट वरेंट अलग से लगा होगा आपको। तो कभी फैन वैन खोले होगे तो उसमें एक सफेद कलर का सिलेंड्रिकल शेप में एक चीज आपको मिला होगा, उसे कंडेंसर बोलते हैं। पिताजी बोलते हैं पंखा धीमा चल रहा, जाओ कंडेंसर ले आओ लगा दो, है ना। तो कंडेंसर क्या होता है, उसी को कैपेसिटर बोलते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में। अब इसका काम क्या होता है, जैसे कोई भी चीज है, जब उसको स्टार्ट किया जाता है तो ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती है। जैसे मोटर है, मोटर क्या है, मोटर को स्टार्ट करना, जब स्टार्टिंग में घूमता है तब उसको ज्यादा करंट की आवश्यकता होती है। बाद में उसका करंट क्या होता है, स्टेबल हो जाए जब घूमने लगा। जैसे कोई टेबल है, टेबल को आपको धक्का देकर के चलाना मुश्किल है, लेकिन एक बार जब खिसक गई तो फिर लगातार खिसकाते रहना आसान हो जाता है। वैसे ही मोटर है, या कोई भी पंखा है, कूलर है, कुछ भी है, तो जब उसको आप रोटेट करवाना चाहते हो तो रोटेट करवाते वक्त आपको ज्यादा क्या करना है, ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट की आवश्यकता होती है, लगभग हाई करंट जिसको कहते हैं, जैसे कि 25 एम्पियर या 50 एम्पियर, इस टाइप की करंट की आवश्यकता होती है। और आपके घरों में करंट कितना आता है, 5 एम्पियर, ठीक है। आपके घर में कितने, क्या कैपेसिटी है करंट की, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, मुश्किल से मतलब हद से हद 10 एम्पियर। लेकिन इस पंखे को चलाने के लिए जब स्टार्टिंग में रोटेट करता है तो इसको कितने की आवश्यकता होती है, 25 एम्पियर से 50 एम्पियर। अब इतनी करंट आए कहां से, तो इतनी करंट ले आने के लिए हमें एक डिवाइस का उपयोग करना होता है, जिसको क्या कहते हैं, कैपेसिटर। कैपेसिटर, ठीक है। नॉर्मल भाषा में आप इसको कंडेंसर के नाम से जानते हैं। अब ये क्या करता है, ये एक टाइप का डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और फिर पूरी की पूरी एनर्जी एक बार में दे देता है। मतलब कंडेंसर को कभी भी आप अगर बोर्ड में लगाते हैं तो क्या करेगा, चार्ज हो जाता है, फिर उसको ऐसे दोनों तार टच करवाए तो चिट्ट से बोलता है ना। कभी देखा होगा, मैकेनिक वैकेनिक ये सब काम करते हैं आपको दिखाने के लिए, कंडेंसर चेक करने के लिए भैया सही है कि नहीं सही है। जैसे आप कहोगे देखिए चेक कर लीजिए कंडेंसर सही है कि नहीं, तो आप दुकान पे ले जाएंगे तो क्या करेगा, कंडेंसर को डायरेक्ट बोर्ड में डालेगा और उसके बाद ऐसे टच करा देगा, तो चिट्ट से बोलेगा, चिट्ट से बोल रहा है भैया कंडेंसर एकदम सही, आप ले जाइए इसको लगाइए। कंडेंसर अगर खराब है तो चिट्ट से नहीं बोले, भाई स्टोर ही नहीं कर पाएगा। जब चार्ज को स्टोर नहीं कर पाएगा तो फिर शॉर्ट होगा ही नहीं। तो इस वजह से क्या होता है कि कंडेंसर का उपयोग होता है एनर्जी को स्टोर करके उपकरणों को इकट्ठा पूरी एनर्जी प्रोवाइड कर देना, ताकि इनकी स्टार्टिंग आराम से हो जाए, और जब ये मूव करने लगेंगे, जब ये निश्चित स्पीड से रोटेट करने लगेंगे, तब इनको उतने करंट की आवश्यकता नहीं होती है। समझ रहे हैं ना बात। गांव में आपने देखा होगा जो मोटर होता है ट्यूबवेल वगैरह का, उसमें स्टार्टर लगाया जाता है, उसमें ही बटन काहे नहीं होता, बस ऑन कर दो चल जाए, नहीं होता है। स्टार्टर का क्या काम होता है, जब उसको आप डाउन करते हो तो पहले ज्यादा करंट प्रोवाइड करता है, फिर जब मोटर रोटेट करने लगता है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो उसको ऊपर करके लॉक कर देते हैं। देखा है स्टार्टर का भी गांव वगैरह में, इतना बड़ा सा डब्बा होता है, उसके अंदर एक खटका होता है, इसे नीचे करते हैं, फिर उसके बाद जब मोटर थोड़ी देर घूम जाता है तो उसको ऊपर करके लॉक कर देते हैं, चलने लगता है। तो नीचे स्टार्टिंग होता है, ऊपर पूरा फिक्स हो जाता है। तो नीचे जब करते हैं तो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो मोटर को स्टार्ट करवाने में ज्यादा एनर्जी चाहिए। ज्यादा एनर्जी का मतलब क्या हो गया, ज्यादा करंट चाहिए। समझ रहे हैं बात। तो कैपेसिटर क्या होता है, एक टाइप का डिवाइस होता है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस।
कैपेसिटर इज अ डिवाइस। तो कैपेसिटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है विच कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। समझ में आई बात इतनी? कोई दिक्कत? अब ये जो कैपेसिटर होता है ये एक टाइप का कंडक्टर होता है। कंडक्टर मतलब कोई भी मेटल प्लेट ले लो, कुछ भी ले लो। कंडेंसर जो होता है वो किसी भी शेप का हो सकता है, एनी शेप। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही कंडेंसर बनेगा, किसी भी शेप का हो सकता है, स्फेरिकल, सर्कुलर, ठीक है, या फिर एक फ्लैट सरफेस की तरह, जिसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं, जो आप लोग यूज करते हैं फैन वगैरह में, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, किसी भी शेप का हो सकता है ना? समझ में आ रही बात? और होगा क्या? कंडक्टर ही होगा। ठीक, इतने में कोई प्रॉब्लम आपको? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चले आगे। अब यहां पे एक टर्म आता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होता है भाई? कैपेसिटर जो है ये एक डिवाइस है, और कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस उस डिवाइस की प्रॉपर्टी है। कैपेसिटेंस क्या है? उस डिवाइस की प्रॉपर्टी है। जैसे बैटरी है बैटरी क्या है? एक डिवाइस है, उसके अंदर क्या होता है? पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल प्रोवाइड करना उसकी क्या है? प्रॉपर्टी है ना? करंट प्रोवाइड करना क्या है? उसकी प्रॉपर्टी है। आपने एक नॉर्मल सा कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो कंडेंसर जो है आपका, कंडेंसर या कैपेसिटर जो होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है क्या? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस अब होता क्या है? प्रैक्टिकली ये देखा गया कि किसी भी कंडक्टर को जब आप किसी पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करते हो, यानी किसी बैटरी से कनेक्ट करते हो या मेन कनेक्शन से कनेक्ट करते हो, तो दोनों तारों के पोटेंशियल में कुछ डिफरेंस होता है। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके ऊपर स्टोर किए गए चार्ज के बराबर। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा आप पोटेंशियल अप्लाई करोगे, उतना ज्यादा उस पर चार्ज क्या होगा? स्टोर होता चला जाएगा। उसके बाद अगर आप इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के इक्वालिटी का लगाओगे, तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा C और Q, जहां पर वेयर C इज proportionality constant, proportionality constant, proportionality constant, which is known as कैपेसिटेंस। तो इस तरीके से आप कैपेसिटेंस का फॉर्मूला रख सकते हो, C इज इक्वल्स टू V अपॉन Q। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया? C इज इक्वल्स टू V अपॉन Q। क्लियर है? V पोटेंशियल डिफरेंस है, Q चार्ज है, C आपका कैपेसिटेंस है। ठीक है, समझ गए? नोट्स आपको भेज दिया मैंने ग्रुप पे कि नहीं? अभी पूरा इस चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक का चारों चैप्टर भेज दिया है। चल, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल है, हाँ, तो उसमें नीचे पासवर्ड भी लिखा हुआ है। E इज इक्वल्स टू MC² पासवर्ड है उसका। तो नोट्स आप चाहे तो आपकी इच्छा हो तो प्रिंट करवा लीजिएगा, चाहे आपकी इच्छा हो, अगर समय हो तो लिख लीजिएगा किसी कॉपी में, क्योंकि मोबाइल में बहुत दिन तक सेफ नहीं रचता। ठीक है, कोई रीसेट मार दोगे, कोई मोबाइल छोटे भाई बहन को दे दोगे, अपना बदल लोगे, तो सारी नोट्स आपकी इधर उधर हो जाएगी। तो या तो उसको हार्ड कॉपी में रख लीजिए, या तो आप उसको पूरा बैठ के लिख डालिए। दो रास्ते हैं आपके पास। तो समय तो इतना भाई इंटर में होता नहीं कि आप उसको बैठ के लिखोगे, तो मेरे हिसाब से प्रिंट करा लो, ज्यादा बेटर है। ज्यादा पेज है नहीं, ठीक है, एक पेज में दो ठो निकल जाएगा, मतलब उस PDF का 2 पेज एक ही पेज में आ जाएगा, तो आराम से तुम्हारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 4 चैप्टर का नोट्स हमने आपको सेंड किया हुआ है ग्रुप पे, उसको आप देख लीजिएगा। ये हो गया बेटा? अब आगे देखिए,
आगे बात करते हैं कि अगर मुझे इसकी यूनिट देखनी, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की अगर यूनिट की बात करूं तो पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है बेटा? पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट, क्यू की यूनिट कूलाम। तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? वोल्ट पर कूलाम, वोल्ट पर कूलाम या V/C। इसी को एक दूसरे नाम से जाना जाता है जिसको क्या कहते हैं बेटा? फैरड। क्या बोलते हैं? फैरड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? फैरड। अब ये जो फैरड है ये वेरी लार्ज यूनिट है, मतलब बहुत बड़ी यूनिट है। फैरड की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो हम लोग प्रैक्टिकली जो कंडेंसर यूज करते हैं उसको आप देखेंगे तो माइक्रो फैरड या मिली फैरड में यूज करते हैं। जैसे आपके कूलर में जो कैपेसिटर लगता है उसकी कैपेसिटी क्या होती है? 6 माइक्रो फैरड। पंखे में जो लगती है उसकी कैपेसिटी क्या होती है? 4.5 माइक्रो फैरड या 3 माइक्रो फैरड। तो माइक्रो फैरड में मेजर करते हैं क्योंकि फैरड क्या है? बहुत लार्ज अमाउंट है, इतना ज्यादा कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो हम लोग जो प्रैक्टिकली यूज करते हैं वो माइक्रो फैरड का यूज करते हैं, लेकिन इसका एसआई यूनिट क्या है बेटा? फैरड ही है। अगर कोई पूछे कि कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है तो कैपेसिटेंस की यूनिट आपकी फैरड ही होगी। ठीक है, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होगी? फैरड ही होगी। लेकिन अगर आप उसको क्या करना चाहते हो? प्रैक्टिकली यूज करना चाहते हो, कोई कंडेंसर ले आना चाहते हो और किसी उपकरण में लगाना चाहते हो तो मिली फैरड या माइक्रो फैरड में यूज होगा। फैरड वाली कैपेसिटी कैपेसिटर की बहुत बड़े बड़े यंत्रों में लगेगी। ठीक है, जैसे कैमरा का फ्लैश है, आपके फोन में कैमरा है, ठीक है। अब ये फ्लैश बहुत तेजी से जलता है, या जो डीएसएलआर में कैमरा लगा, डीएसएलआर कैमरा होते हैं उसके अंदर जो फ्लैश होता है वो बहुत भयंकर ग्लो करते हैं। अब उन फ्लैशों को चाहिए बहुत ज्यादा एनर्जी, ठीक है, जब वो जलते हैं तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी कंटेन करते हैं। अब फोन में क्या है? बैटरी छोटी सी लगी हुई है, या कैमरे में बहुत छोटी सी पेंसिल वाली बैटरी लगती है। तो क्या होता है? वो सब कैमरे में इतने कम एनर्जी में इतना बड़ा फ्लैश जला पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उस फ्लैश को भी कंडेंसर से कनेक्ट करते हैं। तो कंडेंसर क्या करता है? बैटरी से एनर्जी स्टोर करके रखे रहता है, जैसे हम बटन दबाते हैं किट से वो पूरी एनर्जी फ्लैश को प्रोवाइड कर देता है और फ्लैश 1 सेकंड के लिए बहुत तेजी से जल के बंद हो जाता है। तो कैमरे का फ्लैश, फोन का फ्लैश, ये सब क्या है? इसमें भी कंडेंसर का पूरा पूरा इस्तेमाल है। ठीक है, तो कंडेंसर का उपयोग वहीं पर है जहां पर ढेर सारी एनर्जी इकट्ठी देनी है। अगर ढेर सारी एनर्जी इकट्ठी नहीं देनी है तो कंडेंसर का कोई उपयोग नहीं है। हालांकि एक उपयोग कंडेंसर का और होता है जिसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ेंगे। पंखे में ही इस्तेमाल है कि क्यों कंडेंसर लगाते हैं तो पंखा तेज चलने लगता है, क्यों कंडेंसर नहीं लगाते हैं तो धीमा चलता है। तो इसका उपयोग हम लोग अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि फर्स्ट पेपर का अंतिम से एक पहले का चैप्टर है, सेकंड लास्ट चैप्टर है। तो उसको पढ़ते पढ़ते हम लोग आ जाएंगे अगस्त सितंबर में, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पे हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर का एक यूज। और फिलहाल यहाँ पे इतनी बात समझ में आ गई, लार्ज यूनिट होती है। प्रैक्टिकली किस में यूज करते हो आप? प्रैक्टिकली इट यूज्ड इन माइक्रो फैरड। माइक्रो फैरड का मतलब ये हो गया कि एक फैरड बराबर 10⁻⁻6, सॉरी, एक माइक्रो फैरड बराबर 10⁻⁻6 फैरड। ठीक है, समझ में आई भैया? ये कन्वर्जन होगा। मिली फैरड में है अगर तो 1 मिली फैरड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10⁻³ फैरड। कोई समस्या इतने में? इतने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नोट कर लीजिए, फिर इसको हम मिटा दें, आगे चलते हैं। एक चीज और लिखते हैं, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। C इक्वल्स टू Q बाई V होता है ना। अच्छा अच्छा,
उल्टा हो गया, फिर इसको सही कर लो। Q इक्वल्स टू सी वी होता है, सही कह रहा है। ठीक है, ये होगा, इसको नोट कर, और इसकी यूनिट भी बदल जाएगी, कूलाम पर वोल्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, यूनिट कूलाम पर वोल्ट हो जाएगा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा, Q इक्वल्स टू सी वी हो जाएगा, C इक्वल्स टू Q बाई V हो जाएगा। ठीक है, को करेक्शन कर लेना। हो गया। अब इसकी थोड़ा डेफिनेशन देख लो कैपेसिटेंस की। देखो जैसे यहां पे है, इफ V इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट, अगर V को क्या कर दिया जाए बेटा, 1 वोल्ट के बराबर कर दिया जाए, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q। C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q। ठीक है, तो मतलब इस यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आपकी डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक है, यहां पर आप डेफिनेशन लिख देंगे, इफ द कंडक्टर is connected with potential of 1 volt, then the amount of charge stored at conductor is the capacity of या capacitance of that conductor। मतलब अगर आपने कंडक्टर को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ दिया, तो C और Q आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तब जितना उसके ऊपर चार्ज स्टोर होगा वही उसकी क्या कहलाएगी, कैपेसिटी कहलाएगी। समझ रहे हैं, अगर वोल्ट को यानी V को 1 कर दिया जाए तो Q और C आपस में बराबर हो जाएंगे। तो 1 वोल्ट से अगर मैं इस डस्टर को, मान लीजिए ये कंडक्टर है, इसको मैंने 1 वोल्ट से जोड़ दिया, 1 वोल्ट से जोड़ने पर इसके ऊपर जितना चार्ज स्टोर होगा वही इसकी क्या कहलाएगी, कैपेसिटी कहलाएगी। यानी Q और C आपस में इक्वल हो जाएंगे जब इसको हम 1 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे डेफिनेशन लिखा, इफ कंडक्टर इज कनेक्टेड विथ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, then the amount of charge stored at a conductor is the capacitance of that conductor। मतलब अगर जितना अमाउंट ऑफ चार्ज उसके ऊपर क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, वही उसका क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा। क्लियर है इतनी चीज? क्या बेटा? नहीं, ये कैपेसिटेंस की डेफिनेशन। कैपेसिटर तो एक टाइप का डिवाइस है, तो कैपेसिटर की डेफिनेशन लिखोगे तो लिखोगे कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच कैन स्टोर एनर्जी और इलेक्ट्रिकल चार्ज। बस सिंपल सा। कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या तो स्टोर करता है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है या फिर इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करता है। बस इतनी सी बात लिखनी है। समझ में आ रहा है भाई? जितने लोग नए बैठे हो, तुम लोग आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, शर्माइएगा मत। तुम तो पढ़े हो ना यार, पढ़े हो ना मुझसे? कहाँ पे? 10th में। अच्छा,
हाँ भाई, कुछ पहचाने पहचाने लग रहे हो तुम। बहुत देर से हम कंफ्यूजन में थे, हम क्या पूछे ना पूछे, पता नहीं बुरा मान जाओ तुम। हाँ, बुरा नहीं माने, नहीं माने, मान ही लेते तो क्या कर लेते। ठीक है, तुम भी नए हो बेटा? नहीं, तुम पढ़े हो। हम बहुत एक हफ्ते बाद आ रहे हैं ना, समझ नहीं पा रहे कौन नया है कौन पुराना है। ये तो चलो पुराना है इधर सब। ये हिंदी मीडियम वाले कहाँ गए वो? अच्छा, शाम को हो गए वो। शाम को कौन पढ़ा रहा है? अच्छा, चलो ठीक है, सही है। ये थोड़ा ठीक है कि हिंदी खिचड़ी नहीं हो रही है। खिचड़ी बैच था अभी तक ही, है ना। हिंदी का एक है। कौन? तुम हो अभी मैथ के हो? तब ठीक। बायो वाले में ना बैठी हैं, अब इसमें सिर्फ मैथ वाले बैठे हैं। खिचड़ी बैच खत्म है। खिचड़ी जानते हो ना? खिचड़ी का मतलब दाल चावल सब्जी जो भी है सब मिला दो, अब कुकर में पका दो, बन गई खिचड़ी। तो वैसे ही खिचड़ी बैच था तुम्हारा, हिंदी मीडियम, बायो, मैथ, अंग्रेजी माध्यम, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, यूपी बोर्ड, सब ही में बैठा है। ठीक है, अब कम से कम तुम लोग एक टैग वाले हो गए। मिटा रहे भैया इसको? चल, क्या गिरा रहे हो यार? चलिए, अगला टॉपिक है आपका कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, हिंदी में बोला जाए तो गोलीय चालक की धारिता। ठीक है भैया, कैपेसिटेंस को धारिता बोलते हैं और कंडेंसर या कैपेसिटर को संधारित्र बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, गोलीय चालक की धारिता। अब यहां पर मान लेते हैं एक गोला, यहां पे मान लीजिए एक गोला है। ठीक है, इस गोले पर कुछ चार्ज है Q। ठीक, इसकी रेडियस मान लेते हैं कितना है, स्मॉल a है। ठीक है, अब अगर मुझे इसका पोटेंशियल फाइंड करना है, पहली बात तो मुझे क्या फाइंड करना है, इसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है। बट कैपेसिटेंस डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Q बाई V। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास इतना तो पता है कि इसके ऊपर मैंने कोई कुछ वोल्टेज अप्लाई किया, जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज कितना स्टोर हो गया, Q चार्ज स्टोर हो गया। ठीक है, अब ये Q चार्ज स्टोर हो गया, तो Q चार्ज की वजह से इसके सरफेस पर पोटेंशियल कितना आएगा, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल एट सरफेस ड्यू टू चार्ज Q। तो V इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R की जगह क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, यही आएगा ना। और C इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, Q अपॉन V, रख देंगे यहां पर, तो Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A। Q से Q कैंसिल और ये पूरा कहां चला जाएगा, ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। ये आपका क्या आ गया, कैपेसिटेंस आ गया किसका, स्फेरिकल कंडक्टर का। स्फेरिकल कंडक्टर का मतलब गोला, जैसे फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, वैसे ही तुमने क्या किया, लोहे का कोई गोला ले लिया,
या कॉपर का कोई गोला ले लिया, तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, उसके लिए फॉर्मूला ये है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। अब आप कहेंगे सर आपने हमको बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 टू पावर 8 होती है, सॉरी 9 इंटू 10 टू पावर 9 होती है। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ऊपर आ गया, अब क्या करें यार, इसको ऊपर कर लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/9 इंटू 10 टू पावर 8, 10 टू पावर 9। ठीक है, अब इसको ये रख लेना यहाँ पे, जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 रखते थे, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी यहाँ क्या रखोगे, इसको ऊपर ले जाओगे तो इसको नीचे ले जाओ। ठीक है, तो ये 1/9 इंटू 10 टू पावर 9 रखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, क्यों, नोट कर लो, नोट कर लो। समझ में आ रहा है ना, कहीं कोई समस्या हो तो बताइएगा भाई, समस्या घर लेके मत जाना। अब आ रहा है रेंज में, थोड़ा सेट करना पड़ेगा और, ताकि पूरा बोर्ड कवर, टीचर थोड़ी पता है कहाँ से कट रहा है। हो गया बेटा, हाँ तो यहाँ तक आ रहा है, ऑटो ही है सब उसमें। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको। चलिए, अब आप हमको ये बताइए, सबसे पहले जैसे आपने एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब जिस माध्यम में या जिस मीडियम में आपने चार्ज को रखा हुआ है, तो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगेगा। जैसे हवा में रखने पर चार्जेस के बीच में 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो पानी में रखोगे तो 2 न्यूटन का नहीं लगेगा, वहां वैल्यू बदल जाएगी। तो माध्यम पे भी निर्भरता है किसकी, चार्जेस की जो प्रॉपर्टी है उनके, उनका, जैसे कोई भी चीज आप कैलकुलेट कर रहे हो, जैसे फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो, या फिर आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो, या फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो, तो माध्यम की भी क्या है, निर्भरता है। यानी मीडियम भी डिपेंड करता है कि आपने चार्ज को रखा कहाँ है। तो मीडियम, हर मीडियम का अपना एक क्या होता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है, कि वो कितना इलेक्ट्रिकल परमिट करता है कि यहाँ पर आप ये प्रॉपर्टी कितनी शो कर सकते हो। अब हवा और वैक्यूम में ये फिक्स होता है, तो इसका क्या हो जाता है, एप्सिलॉन 0 से डिनोट कर देते हैं एयर और वैक्यूम के लिए। उसके लिए इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू पावर -12।
ठीक है, ये एयर और वाटर, सॉरी एयर और वैक्यूम के लिए होता है। बाकी माध्यम अगर आपको देगा क्वेश्चन में तो उसकी वैल्यू खुद से दी रहेगी क्वेश्चन में ही लास्ट में। ठीक है, हवा और वैक्यूम के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ भाई, ये बताइए कंडक्टर क्या होता है, पता है आपको? व्हाट इज कंडक्टर? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। अच्छा, ठीक, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें, ये बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर पाए, या फिर जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा हो। भाई इलेक्ट्रिसिटी कौन फ्लो करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? एटम के आउटर मोस्ट शेल में। जैसे आपने नाभ की संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस है, फिर आपके चारों तरफ क्या होते हैं? शेल्स होते हैं। अब इस शेल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत लूजली बाउंड होते हैं। किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा है, यहाँ पर क्या है? प्रोटॉन, जो कि कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। यहाँ पर कौन है? इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। दोनों के बीच फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो लगता है, पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था। अब आपने ये पढ़ा था कि ये जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? आर। यानी जैसे जैसे इनके बीच की दूरी बढ़ेगी फोर्स की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर सबसे कम फोर्स लगेगा, तो उसको बाहर निकालना बड़ा आसान होता है। और उसको बाहर निकालना बहुत आसान होता है, इस वजह से क्या होता है? इसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। क्या लिख रहे हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं भैया? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या है? ये एक टाइप का क्या होता है? इसी की वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। जब ये एटम को छोड़ता है, दूसरे एटम में एंटर करता है, फिर दूसरे एटम को छोड़ के तीसरे में, यानी ये घूमते रहते हैं। ठीक है, आवारा किस्म के लोग होते हैं, ये सब घूमते रहते हैं दिन भर, है ना। जैसे आपके स्कूल में बहुत ढेर सारे आवारा होंगे, क्लास उससे कोई मतलब नहीं, दिन भर फील्ड में मिलेंगे, चले जाएंगे चाय की दुकान पे, हाँ, ऐसे होंगे कई आपके क्लास में, है ना। कट्टा बम वाले हैं, अभी हैं, जिंदा हैं ऐसे लोग। तो तो ये क्या होता है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ये घूमते टहलते रहते हैं। तो जितने ज्यादा इनकी संख्या होती है उस कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होती है यानी चालकता होती है, वो उतने ही आसानी से इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो कंडक्टर एक ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, और ये इजिली इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं? कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, कॉपर, क्या बोलते हैं, सॉरी, अरे गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है, ये सब क्या है? आपके कंडक्टर हैं। और ये सब मेटल भी हैं। नॉर्मली कंडक्टर मेटल ही होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके, ठीक है, और वो एक कौन है? ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्योंकि ग्रेफाइट में आप पढ़ेंगे आगे चल के कि ग्रेफाइट के कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। ग्रेफाइट में केवल 3 बॉन्ड बनता है एक कार्बन से, उसका एक बॉन्ड खाली रह जाता है, और एक बॉन्ड खाली रह जाने की वजह से उसका एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? किसी से शेयर नहीं हो पाता, वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है। इसलिए आपका ग्रेफाइट क्या होता है? कंडक्टर की तरह काम करता है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखा, पढ़ा होगा आपने हाई स्कूल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में,
कैसे हेक्सागोनल शेप में रहता है। तो एक कार्बन को देखोगे तो एक कार्बन पर सिर्फ 3 बॉन्ड बनते हैं, चौथा खाली रहता है उसका। और कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। 4 में से 3 ने बॉन्ड बना लिया शेयर करके, एक तो बचा है ना। तो हर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है, किसके लिए? क्या करने के लिए? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। इसलिए ग्रेफाइट आपका नॉन मेटल होते हुए भी क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। समझ में आई बात? तो बाकी मेटल्स, बाकी जनरली कंडक्टर क्या होते हैं? मेटल ही होते हैं या कुछ मेटलॉइड भी होते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये ना मेटल है ना नॉन मेटल है, दोनों की प्रॉपर्टी है, ये दोनों के बीच के। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के बीच का जो है वो है क्या? सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनको मेटलॉइड्स कहते हैं, अर्धचालक। ठीक है, तो अर्धचालक जो होते हैं नॉर्मली अचालक की तरह काम करते हैं, यानी इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं, लेकिन इनमें कुछ चेंजिंग करके इसको क्या किया जा सकता है? कंडक्टर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम आप डायरेक्ट ऐसे उठा लाओ, उसका तार बना दो और लगा दो प्लग में, नहीं काम करेगा, लेकिन उसमें थोड़ा परिवर्तन कर देंगे तो काम करने लगता है। तो वो परिवर्तन का क्या होता है, कैसे होता है, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि सिलिकॉन, जर्मेनियम पे पूरे 2-2, 3-3 चैप्टर हैं आप। ठीक है, आगे चल के वो भी लास्ट में दिसंबर जनवरी में पढ़ा जाएगा हम लोग। ठीक है, तो समझ रहे हैं बात? तो ये चीजें हैं, है ना। तो यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टर में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, कंडक्टर का जो बेटा ये के होता है, के मतलब समझ रहे हैं? के को मैंने आपको बताया था डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंडक्टर के लिए जो के की वैल्यू होती है वो होती है इनफाइनाइट। ठीक है, याद रखिएगा, कंडक्टर के लिए जो के की वैल्यू होती है ये होती है इनफाइनाइट। ये आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया गया था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर कंडक्टर। ठीक है, समझ रहे हैं? और ये कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है, ना किसी टीचर ने कभी बताने की कोशिश की है, हम भी नहीं बताते थे, लेकिन क्वेश्चन आ गया तो बताना जरूरी है। ठीक है, तो इनफाइनाइट वैल्यू होती है के की। ठीक है, समझ गए ना। तो कंडक्टर के लिए के की वैल्यू क्या होती है बेटा? इनफाइनाइट होती है। ठीक, ठीक है, अगली बात करते हैं इंसुलेटर पे। इंसुलेटर, यहां पे इसे लाइन बना दो, बाउंड्री, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर। ठीक है, तो इंसुलेटर क्या है? इसी का उल्टा, कंडक्टर का जस्ट अपोजिट, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। इंसुलेटर को बेटा हिंदी में बोलते हैं अचालक। ठीक है, कंडक्टर को क्या बोलते हैं? चालक। इसी का उल्टा इंसुलेटर क्या होता है? इसी का उल्टा अचालक। अब अचालक में क्या होता है भैया? अचालक आपका एक ऐसा मटेरियल होता है या ऐसा क्या कहते हैं पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, है ना। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, या फिर आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत कम होती है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत कम होने के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता। और अगर आपको फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा करना है तो उसको उतनी एनर्जी दीजिए। अब जैसे यह है इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर निकालना आसान है। मेटल वाले क्या होते हैं? आपने पढ़ा होगा, मेटल क्या होते हैं? डोनर एटम होते हैं। वो अपने इलेक्ट्रॉन को खुद ही निकालने की कोशिश करते हैं, ले जाओ हमारे पास बहुत है। भाई आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के। अब वो 1, 2, 3 हमेशा क्या होता है? देने की कोशिश करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन नॉन मेटल नहीं करते। नॉन मेटल के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, 5, 6, 7। तो क्या करते हैं? एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। अब जो जिसको खुद ही इलेक्ट्रॉन चाहिए वो अपना इलेक्ट्रॉन निकाल करके कंडक्टर थोड़ी बनेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा, है ना। कई कारण होते हैं यार, देखो जो जितना डिटेल में आप स्टडी करोगे उतना आपको वो लगेगा। जैसे एक तो ये बात है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होते हैं, वो अपने जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को जाने नहीं देते, वो अपने इलेक्ट्रॉन से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है,
इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन लवर कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लवर का मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन से इतना प्रेम करते हैं कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं सकते। अब जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब अपने इलेक्ट्रॉन को देवे नहीं करेंगे कभी, कितना कोशिश कर लो। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को देते नहीं है। जनरली ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। एक कारण और है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता जाता है उतनी ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने लगती है, क्योंकि आपने पढ़ा है कूलॉम्स लॉ को, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, Q1 Q2। अब भैया यहां पर पता चला 17 प्रोटॉन है और यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच ज्यादा फोर्स लगेगा, या ये बताओ 11 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन के बीच में ज्यादा फोर्स लगेगा? फोर्स तो इन दोनों के बीच में ज्यादा लगेगा ना, क्योंकि यहाँ चार्जेस की संख्या क्या है, ज्यादा है। अब चार्जेस की संख्या ज्यादा है तो ज्यादा फोर्स लगेगा। अब ज्यादा फोर्स अट्रैक्शन फोर्स है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये भी एक कारण। तो कारण कई हैं। इंसुलेटर क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, इसके कारण एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। अब जो आपको अच्छा लगे आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि ये कारण गलत है, ये कारण सही है, ये कारण गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे कारण सत्य हैं, सारे रीजंस ऑथेंटिक हैं। कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जो कोई कह सके कि ये गलत है कि इसलिए ये इंसुलेटर है। ठीक है, समझ रहे हैं बात? तो ढेर सारे रीजन होते हैं, जितना आप डीपली स्टडी करोगे उतना रीजन आपको मिलता चला जाएगा। अब ये तो आपके एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हो। जैसे हर कंडक्टर की अपनी कैपेसिटी होती है, वैसे आपकी भी कैपेसिटी है, आप भी एक टाइप के कंडक्टर हो। अब कितना मटेरियल या कितना जानकारी आप अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है ना? ठीक है, समझ में आई बात? इतने में कोई समस्या आपको? अब एक टर्म आता है डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। डाई इलेक्ट्रिक भी इंसुलेटर ही होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। इंसुलेटर को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो डाई इलेक्ट्रिक अपोजिटिवली चार्ज हो जाता है। जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे आपने एक डाई इलेक्ट्रिक रख दिया, तो भैया यहां इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां नेगेटिव चार्ज होगा, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। अब यहां पर पॉजिटिव है तो ये वाला एंड इसका निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये वाला एंड इसका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसके अंदर एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, वो जनरेट हो जाएगी, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करेगी, अपोज करेगी। ऐसे मटेरियल को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। जैसे मोम होता है, वैक्स जानते हो, वैक्स, मोम, अरे मोमबत्ती यार, ठीक है, मोम हो गया, तेल हो गया, ऑयल वगैरह कुछ, ये सब क्या है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। क्लियर है, समझ में आई बात? ठीक है, टाइम हो गया कि है कुछ? चलो ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल पढ़ाएंगे आगे। ठीक, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम इतने में? कोई आपको समस्या? कोई समस्या नहीं? ठीक है बेटा, चलो।